पेशकश, कैसी सर्विस कैसा टैक्स। और ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी खरीद पर सर्विस टैक्स की गणना करने का तरीका ही गलत है। ये फैसला सुनाया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। कोर्ट ने तो सरकार को ये भी कह दिया है कि वो सभी घर खरीदारों से वसूले गए सर्विस टैक्स की रकम का रिफंड करे, और वो भी 6% ब्याज के साथ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला सरकार मान लेगी और इसे चुनौती नहीं देगी? तकनीकी आधार पर दिया गया कोर्ट का फैसला क्या वाकई में घर खरीदारों के लिए राहत लाएगा, और घर खरीदारों को सर्विस टैक्स रिफंड की प्रक्रिया के लिए क्या करना होगा? सवाल कई हैं और इन्हीं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है मेहमानों का खास पैनल। सागर एसोसिएट्स के पार्टनर सुनील जैन, गग्गर एसोसिएट्स के गौरव कक्कर और रियल एस्टेट डेवलपर संस्था क्रेडाई के प्रेसिडेंट गीतांबर आनंद। आप तीनों का ही स्वागत है। गौरव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। हाई कोर्ट का ये फैसला कंज्यूमर के लिए आप सरल शब्दों में कैसे समझाएंगे? नमस्कार। बेसिकली जो हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसमें ये कहा है कि सर्विस टैक्स जो है आप उसी चीज पे लगा सकते हैं जहां पे सर्विस हो। जहां पे भी देयर इज सर्विस भी है, मटेरियल भी है और जहां पे लैंड भी है, जैसा कि आप रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में देखते हैं, वहां पे सर्विस टैक्स लगाना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने आगे ये भी बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं है अंडर द एक्ट, ना कि रूल्स में, कि वो सर्विस टैक्स लगा सकती है विदाउट, मैंने उन्होंने सर्कुलर इशू किया था और उस सर्कुलर के तहत उन्होंने ये सर्विस टैक्स लगाया था, जो कि दैट इज रॉन्ग इन लॉ। हाउएवर उन्होंने फर्दर ये भी कहा है कि जो प्रेफरेंशियल लोकल चार्जेस होते हैं, लोकेशन चार्जेस होते हैं, उस पर सर्विस टैक्स लगाया जा सकता है क्योंकि वो वैल्यू एडिशन करता है एक कस्टमर के लिए। तो कोर्ट कह रहा है कि टैक्स कैलकुलेशन का तरीका, जो मैकेनिज्म है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो गलत है। तो टैक्स वसूली पर सवाल नहीं उठा रहा है। तो क्या सुनील जैन, सरकार इसे चुनौती दे सकती है? जी हाँ, मैं समझता हूं कि सरकार इसको चुनौती दे सकती है। 2012 के बीच में जब कानून में पूरी तरह से बदलाव करके एक सिंपल मैकेनिज्म रखा गया, ये जो केस सामने आया है ये उससे पहले के लॉ को डील करता है। हमने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में सर्विस टैक्स लगने पे कई तरह की लीगल डेवलपमेंट पिछले 5 साल में देखी है। ये जो जजमेंट है इसमें मुख्य तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इस कानून की, या जो एक बनते हुए मकान पर सर्विस लगाने की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है सरकार की, उसको सुरक्षित रखते हुए ये कहा है कि सरकार को पावर है कि वो ऐसा टैक्स लगाए। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं किसी भी रूल मेकिंग के, कि अगर आपने एक टैक्स के कानून में एक पर्टिकुलर चीज पर टैक्स लगाया है तो उससे संबंधित रूल्स, उससे संबंधित कंप्यूटेशन मैकेनिज्म, जैसा आपने कहा, वो कानून में ही देने की जरूरत है। उसे अगर आप एक सर्कुलर या नोटिफिकेशन के जरिए गवर्न करना चाहेंगे तो उससे बात नहीं बनती है। तो इस टेक्निकल इशू को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि क्योंकि ये मैकेनिज्म कि किस तरह से एक मकान में, जिसमें कि एक बहुत बड़ी वैल्यू लैंड की शामिल रहती है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गुड्स की, सीमेंट की और बाकी सब कंपोनेंट्स की रहती है, उसमें आप किस तरह से सिर्फ लेबर पोर्शन को ढूंढ के, सर्विस पोर्शन को ढूंढ के उस पोर्शन पे टैक्स लगाएं। और क्या जो नोटिफिकेशन और सर्कुलर ये कहती है कि 100 रुपए में से आप 25 रुपए पर सर्विस टैक्स ले लीजिए या 30 रुपए पर सर्विस टैक्स ले लीजिए अगर फ्लैट या मकान 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू का है, यानी किस पोर्शन पर किस तरह से टैक्स लगाया जा रहा है, इसे लेकर के एक क्लैरिटी की जरूरत है। गीतांबर जी, आप बताइए, प्रॉपर्टी पर सर्विस टैक्स जो कि पिछले 4 साल से लिया जा रहा है, अब कहा जा रहा है जिस तरीके से वसूला जा रहा था वो सही नहीं है, इसे बदलने की जरूरत है, इस पर सोच विचार की जरूरत है। क्या घर खरीदने पर सर्विस टैक्स लगाना चाहिए? आप लोग इसका पहले से भी विरोध करते आए हैं। बिल्कुल प्रियंका, ये एक्चुअली 1 जून 2010 में ये टैक्स जो था ये किक इन हुआ था। और आपको मैं बताऊं, क्रेडाई कर्नाटका ने कर्नाटका हाई कोर्ट में 2010 में ही एक पिटीशन लगाई थी। हमारा ये मानना था कि कस्टमर को ये टैक्स नहीं देना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी को और महंगा करता है। आर्गुमेंट ये था कि ये सर्विस नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक लैंड की इन्वॉल्वमेंट है जो कि एक इमूवेबल एसेट है, उस पर आप स्टैंप ड्यूटी लेते हैं। दूसरी तरफ आप एक
इसी अपार्टमेंट को आप एक सर्विस ट्रीट कर रहे हैं तो आप उस पर सर्विस टैक्स भी ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली ये गलत है। आप उस चीज पे या तो आप इमूवेबल टैक्स एसेट समझकर उस पर आप स्टैंप ड्यूटी लीजिए, या आप उसको सर्विस समझ के उस पर आप सर्विस टैक्स लीजिए। तो ये हमने जो हमारी कर्नाटका ने रिप्रेजेंट किया था कर्नाटका हाई कोर्ट में, वो डिसमिस हो गया था पिटिशन। लेकिन उसके बाद हमने अबेटमेंट के लिए फाइट किया कि इसमें लैंड कंपोनेंट भी है, इसलिए अबेटमेंट देना चाहिए आपको। तो 75% अबेटमेंट लैंड के लिए एक आर्बिट्रेरली 75% अबेटमेंट दिया गया था, जिसमें से थोड़ा रिलीफ कस्टमर को मिला था। हम इस पे लड़ते रहे कि भाई ये सर्विस टैक्स बहुत गलत है, क्योंकि अगर ये मकान तैयार हो जाए और उसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाए तो फिर सर्विस टैक्स नहीं लगता। अगर प्री लॉन्च पे या लॉन्च में सस्ते दामों पे कस्टमर फ्लैट खरीदता है तो उनको कंस्ट्रक्शन के दौरान सर्विस टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब ये कि अगर जो आदमी ऑलरेडी पैसे वाला है और वो एक रेडी टू मूव इन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वाली प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसको सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। जबकि आम आदमी जिसको एक सस्ता मकान चाहिए और वो एक सस्ता रेट, एक सस्ता दाम ढूंढता है लॉन्च के वक्त, उसको सर्विस टैक्स देना पड़ता है। तो अपने आप में ये डिस्पैरिटी थी जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। ये जजमेंट आने से बहुत आएगा मार्केट में। आपके जी, तो आपको लग रहा है कि ये सही दिशा में कदम है। अगर जिन बदलावों की बात की जा रही है सुनील जैन, कोर्ट ने कहा है जो आधार बनाकर के सर्विस टैक्स विभाग को गलत ठहराया है, अगर उन्हें दूर कर दिया जाए तो क्या सुनील आपको लगता है कि सरकार को टैक्स वसूली का अधिकार मिल जाएगा फिर? देखिए, बहुत सारे केसेस में, जैसे पीताम्बर जी ने भी अभी डिस्कस किया, इसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और ये कई बार चैलेंज किया गया है कि इस तरह का टैक्स लगाना ही नहीं चाहिए, मगर हर बार हमने देखा कि कोर्ट ने अप्रूव की है पार्लियामेंट की पावर इस तरह के टैक्स लगाने की। अब सारी की बात आ जाती है कि आप कितने टैक्स बेस पे और किस तरह का टैक्स लगाना चाहते हैं। तो उस दिशा में निश्चित रूप से जिस तरह अभी आपके सामने रखा गया कि स्टेट लेवल पे और भी कई तरह के टैक्सेस एक कंज्यूमर को भुगतने हैं। आपके पास ना ही सिर्फ 1 करोड़ रुपए का मकान अगर मैं लेके चलूं, एक ऐसी रकम जो 15-20 सिटीज में रेलेवेंट है, तो आपको ना ही सिर्फ 3-4 लाख रुपए आज एक सर्विस टैक्स के लिए चाहिए, मगर स्टेट वैट में एक्ट में भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट मान के उस पर 2.5-3-4 लाख रुपए वहां भी चाहिए। स्टैंप ड्यूटी के नाम पर भी 5-6 लाख रुपए आपको अपने सामने रखना है। तो मैं समझता हूं कि एक कंज्यूमर से यह उम्मीद करना और एक उस स्थिति में उम्मीद करना जहां कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट्स एक रियलिटी है, मकान को फंड कराना और उस पर 85% हिस्से पर लोन लेना वो एक रियलिटी है, और डाउन पेमेंट के लिए भी आपको 15-20 लाख हाथ में चाहिए। वहां पर आप ये उम्मीद करें कि कंज्यूमर 3 या 4 लाख रुपए एक एवरेज कॉस्ट ऑफ फ्लैट पर आपको टैक्स के रूप में देगा, जो मैं समझता हूं कि ये बहुत स्टिफ और एक हाई अमाउंट है, और इसको कहीं ना कहीं मॉडरेट करने की जरूरत है। इसको कहीं ना कहीं एक नए कंप्यूटेशन मैकेनिज्म में एक नए तरीके से मैकेनिज्म, हाँ एब्सोल्युटली, क्या मैकेनिज्म बदला जाना ही काफी होगा या इस टैक्स को हटा देने की जरूरत है? क्योंकि बिल्डर कम्युनिटी तो इसे हटाने की ही मांग कर रहा है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा है कि इसका मैकेनिज्म गलत है, मैकेनिज्म बदला जाए या इस टैक्स से हमें डू अवे कर देना चाहिए? देखिए, टैक्स का जो प्रावधान है वो बहुत क्लियर है कि एक ही चीज को आप 2 बारी 3 बारी टैक्स नहीं कर सकते, और मुद्दा वही आ जाता है। यहाँ पे लैंड भी है, यहाँ पे जिस पे आप स्टैंप ड्यूटी देंगे, अल्टीमेटली मूवेबल प्रॉपर्टी होने के कारण आप मटेरियल भी है, और वहाँ पे डिजाइन या वैसे एलिमेंट सर्विस वाले भी हैं। जब तक क्लैरिटी नहीं आती कि किस चीज के लिए आप टैक्स दे रहे हैं, देयर इज काफी पॉसिबिलिटी कि आप एक ही चीज के लिए 2 बारी टैक्स दे रहे हैं। सर्विस टैक्स भी दे रहे हैं आप, दूसरा भी टैक्स दे रहे हैं अंडर सम अदर लॉ वट एवर, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो। दूसरी बात यह है कि टैक्स में क्लैरिटी है कि किस चीज के लिए आप टैक्स दे रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, कितना देना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, और किसको देना चाहिए वो भी क्लियर होना चाहिए। अगर वो चीज क्लियर नहीं है देन इट इज रॉन्ग इन लॉ। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट मेरे ख्याल से ये वाला जो सिर्फ मैकेनिज्म कैसे टैक्स हो वो सफिशिएंट नहीं है। आई थिंक इसकी एनालिसिस और भी करनी पड़ेगी कि एक्चुअली ये टैक्स लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद में आएगा मैकेनिज्म कि उसमें कैसे लगाना चाहिए। पीताम्बर जी, जिस तरह हमारे दोनों ही लॉयर्स बता रहे हैं कि कई तरह, सिर्फ एक टैक्स की ही बात नहीं है, और भी कई तरह के पेमेंट्स बायर को करने पड़ते हैं, और एक टैक्स को वो 2 तरह से दे रहे होंगे क्योंकि अगर राज्य का परिवर्तन हो जाता है तो कितने बोझ पड़ता है कंज्यूमर की जेब में, आप बताइए, क्योंकि आप तो ये सारे कैलकुलेशन देखते होंगे।
प्रियंका, हमने जो एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया, करीब आप मानिए कि सेल प्राइस में 30% आपका टैक्स कंपोनेंट होता है, और क्रेडाई पिछले 5 साल से गवर्नमेंट को रैशनलाइजेशन करने की डिमांड रख रही है इन टैक्सेस को, ताकि इसका बर्डन तो कंज्यूमर ही सहता है, तो इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। जैसा अभी गौरव ने भी कहा कि ये अलग अलग 2-2 बार टैक्सेशन हो रही है। सबसे बड़ा डर क्या है कि जब जीएसटी आ जाएगा, एक तरफ हो जाएगा आपका जीएसटी जो कि 18%, 16% या 20% जो भी होगा, उसके ऊपर से आपका स्टैंप ड्यूटी भी आएगा, और स्टैंप ड्यूटी एक स्टेट सब्जेक्ट है। यहां हर स्टेट ने अपने सर्कल रेट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, स्टैंप ड्यूटी बढ़ानी शुरू कर दी है, वहां से जीएसटी भी आ जाएगा। तो आप मानिए ये एकदम से ये बर्डन जो जीएसटी प्लस स्टैंप ड्यूटी जो है एकदम से इस कस्टमर को हिट करेगा। इसलिए ये मानना और ये सोचना और इस सबको समझना बहुत जरूरी है सरकार के लिए कि ये गुड्स है कि ये एक इमूवेबल एसेट है। आप इसको दोनों मत ट्रीट कीजिए, या आप इसको आप गुड और सर्विसेज मानिए, या आप इसको एक इमूवेबल एसेट ट्रीट कीजिए। ये एक क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। और यही क्लैरिटी की मार जो है कंज्यूमर के जेब में बोझ बढ़ा देती है, टैक्सों का भार बढ़ा देती है। खुद गीतांबर बता रहे थे कि सेल प्राइस के अलावा 30% पैसा जो कंज्यूमर देता है घर खरीदे, वो केवल टैक्सेस के नाम रहता है। तो कैसे कम हो ये बोझ, और किस तरह से क्या मैकेनिज्म हो सकता है, इस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर वसूले गए सर्विस टैक्स के मैकेनिज्म को बदलाव की जरूरत है, और अभी इसे फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या अब इस पैसे को रिफंड करना है बिल्डर्स को, या ये पैसा सरकार वापस करेगी? मेरे साथ हैं क्रेडाई के प्रेसिडेंट गीतांबर आनंद। गीतांबर, ये जो बताया जा रहा है कि हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं, तो ये पैसा क्या हमें बिल्डर वापस करने वाला है जो सर्विस टैक्स हमसे वसूला गया है? नहीं, वो जजमेंट में बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है प्रियंका कि अगर डेवलपर ने ये पैसा डिपार्टमेंट को दे दिया है तो ये पैसा डिपार्टमेंट रिफंड करेगा 6% इंटरेस्ट के साथ। सर्विस टैक्स एक ऐसी चीज है जिसको हर डेवलपर एक मतलब अपने पास नहीं रखता, क्योंकि ये इम्प्रिजनमेंट हो जाती है इफ यू डोंट डिपॉजिट सर्विस टैक्स। अगर टाइम पे आप नहीं जमा करते तो ये अरेस्ट हो सकता है प्रमोटर का। इसलिए सब लोग सर्विस टैक्स जमा करते हैं, वक्त पे जमा करते हैं, और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट टाइम एंड अगेन रैंडम चेक्स भी करता है कम्युनिटी डेवलपर कम्युनिटी पे कि आपने अगर अपना सर्विस टैक्स जमा कराया है कि नहीं। तो ये टैक्स आपका सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के पास ही जमा है, जो कि सीबीईसी के अंडर आता है, और ये रिफंड भी सीबीईसी इंस्ट्रक्ट करेगा आपके अपने सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को रिफंड करने के लिए 6% इंटरेस्ट के साथ। मजे की बात ये है कि अभी जैसे ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला अभी आया है, तो दूसरे स्टेट्स के जो सर्विस टैक्स जो मॉनिटर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारे को तो सिर्फ दिल्ली का फैसला है ये, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में काम करें या यूपी में काम करें तो वो कह रहे हैं आप अपने हाई कोर्ट से सिमिलर फैसला लाइए, तब हम मानेंगे कि ये हाई कोर्ट का फैसला है कि सर्विस टैक्स नहीं लेना चाहिए। तो अभी ये बहुत ही कंफ्यूजन है। आज अगर कोई अपार्टमेंट बेचते हैं प्रियंका, उसमें अगर हम सर्विस टैक्स नहीं लेते तो हमारे को सर्विस टैक्स वाले आके कहते हैं कि सर्विस टैक्स जमा कीजिए। अगर हम लेते हैं तो कस्टमर कहता है कि ये हाई कोर्ट की जजमेंट है, आप कैसे ले रहे हैं। तो इस वक्त बहुत ही कंफ्यूजन हो गई है। इस कंफ्यूजन को लीगल एक्सपर्ट से मैं समझती हूँ। सुनील जान, ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है तो ये सभी पर लागू होगा, देश पर लागू होगा। ये क्या कोई राज्य कह सकता है आप जाइए, आप अगर आप यूपी में तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला लेकर आइए, आप पुणे में तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला लेकर आइए? देखिए, ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन जैसा कि सर्विस टैक्स है, उसको जब हमारे देश के 25 से 27 हाई कोर्ट अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम आपके सामने आ ही सकती है कि प्रेसिडेंशियल वैल्यू इस जजमेंट की दूसरी जुरिस्डिक्शन में लगेगी कि नहीं लगेगी। मैं समझता हूं कि जहां पर इस लीगल प्रिंसिपल को समझने की जरूरत है कि जब इस मामले पर जिस पे दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, उस पर पूरे देश में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन एटलीस्ट कंप्यूटेशन मैकेनिज्म को लेके मौजूद नहीं है, तो इस सेंट्रल लेजिस्लेशन पर दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को हमें
पूरा महत्व देने की जरूरत है और कोई कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन ना होने की स्थिति में हमें इसको पूरे देश में लागू माना जाना चाहिए और इस प्रिंसिपल को लागू मानते हुए सरकार को चाहिए कि जो भी कदम वो उठाना चाहते हैं, उनके पास अपील का राइट है या इस प्रॉब्लम को दूर कर देने के लिए लेजिस्लेटिव राइट है, रूल मेकिंग का राइट है, उसको एक्सरसाइज करके इस जजमेंट को सैक्रोसेंट मानते हुए और ये मानते हुए कि अब एक कंफ्यूजन इस मामले पर क्रिएट हो गई है, इसको पूरी तरह से एड्रेस करने की जरूरत है। आपने कहा सरकार के पास अपील करने का अभी चांस रहता है इसमें और सरकार अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है गौरव, तो फिर ये रिफंड की प्रक्रिया तो रुक जाएगी ना? जी बिल्कुल, आई थिंक वो सुप्रीम कोर्ट अगर जाती है तो रिफंड की प्रक्रिया उस टाइम तक रुक जाएगी। और मैं सुनील से पूरी तरह सहमत हूं कि ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, इसका स्ट्रेट आंसर नहीं है। और गीतांबर जी भी जैसे कह रहे थे कि अलग अलग हाईकोर्ट अलग अलग चीजें कह सकते हैं, पर जब तक कोई उसके अगेंस्ट नहीं जाता तब तक आई थिंक स्टैंड वही होना पड़ेगा कि सर्विस टैक्स अथॉरिटीज अक्रॉस इंडिया उनको यही हाईकोर्ट का मानना पड़ेगा जब तक कि गवर्नमेंट आगे नहीं जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में या कोई और प्रतिक्रिया नहीं करती। गीतांबर, सर्विस टैक्स जिस तरह से वसूला जा रहा है इस पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्या आप सहमत हैं जो सवाल आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाए हैं कि इसमें कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे, क्या 25% पर टैक्स लगेगा? क्या इन सवालों से ये वही सवाल है जो आप लोग भी उठाते रहे हैं? बिल्कुल प्रियंका, लेकिन हम तो ये सवाल उठा रहे थे कि सर्विस टैक्स लगे ही क्यों, क्योंकि यहां अगर अपार्टमेंट कंप्लीट है, उसकी ओसी है और वो एक इमूवेबल एसेट है जिसपे आप स्टैंप ड्यूटी ले रहे हैं, तो उस पर सर्विस टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। हमारा क्रेडाई का तो यही कंटेंशन रहा है और हम कोर्ट भी गए थे ये लेके। यहां मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, ऐसा ही सर्विस टैक्स जब सबसे पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी पे रेंटेड प्रॉपर्टी पे लगा था, तब भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे ऐसा ही स्टे दिया था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से जाके 2 साल बाद उसमें उसको क्वॉश कराया और इन रेट्रोस्पेक्ट दोबारा सर्विस टैक्स डेवलपर्स को या जो जिसकी भी प्रॉपर्टी थी उनको देना पड़ा। तो आज की डेट में मामला बहुत ही मैं क्या कहूं कि बिल्कुल पक्का नहीं है इस वक्त। अगर हम कहें कि भाई आज की अगर कोई परचेज करता है वो सर्विस टैक्स ना दें और कल को सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को क्वॉश कर दे, क्योंकि कोर्ट है वो कुछ भी कर सकता है, तो ये टैक्स फिर दोबारा से रेट्रोस्पेक्ट में सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट 200% आके लेगा, वसूल करेगा और शायद उस वक्त कोई पेनल्टी भी लगा दें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है कि ये टैक्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिवर्स कर दिया तो फिर ये सारा टैक्स इन रेट्रोस्पेक्ट दोबारा देना पड़ेगा, जैसे कि रेंटेड प्रॉपर्टी पे देना पड़ा था। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। मेरे तीनों मेहमान बने हुए हैं, उनसे हम समझ रहे हैं कि सर्विस टैक्स जिस तरह से इसके मैकेनिज्म पर सवाल उठाए गए हैं, इसके लिए आगे क्या रास्ता हो सकता है, जानते हैं आगे। जब आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपसे कई स्टेप्स पर सर्विस टैक्स वसूला जाता है और दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है कि इस सर्विस टैक्स के वसूलने का मैकेनिज्म जो है इस पर सोच विचार की जरूरत है और फिलहाल बायर को इस सर्विस टैक्स को देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ बने हुए हैं 3 खास मेहमान, गीतांबर आनंद, जयसागर एसोसिएट के सुनील जैन और गग्गर एसोसिएट के गौरव गग्गर। आप तीनों से अब मैं समझना चाहूंगी कि कहां हम हाउसिंग फॉर ऑल का सपना देख रहे हैं, लेकिन टैक्सेस की सिंप्लीफिकेशन की अगर बात की जाए तो हमारा देश बहुत पीछे है। आप वसूल रहे हैं सर्विस टैक्स और अब अचानक कह रहे हैं कि इसके मैकेनिज्म में कोई गलती है। गीतांबर, आपको नहीं लगता इसे दुरुस्त करने की तुरंत जरूरत है? बिल्कुल प्रियंका, हम तो इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं सरकार के साथ कि इसको दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है, इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि इसका फाइनल बर्डन जो है वो कस्टमर ही सहता है। और हाउसिंग फॉर ऑल अगर हम सबको इसकी बात कर रहे हैं तो उसमें दाम घटने के लिए ये एक सबसे सरल तरीका है कि इन सारे टैक्सेशन के जितने भी इतने सारी टैक्सेशन है इसको रैशनलाइज किया जाए, कम किया जाए। सुनील, आपका एक सजेशन क्या होगा इस मैकेनिज्म को बदलने के लिए? क्या किया जाना चाहिए ताकि कंज्यूमर भी राहत की सांस ले?
रेजिडेंशियल यूज के लिए यूनिट पर मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाना चाहिए, और अगर हम इस अबेटमेंट के प्रिंसिपल को जारी भी रखने वाले हैं तो हमें ये 25 और 30% पे टैक्स लेने की बजाय इसको और रैशनलाइज और रिड्यूस करने की जरूरत है, ताकि कम से कम एक यूनिट पे 3 से 4 लाख रुपए का बोझ ना आए और हम एक स्पेसिफिक टैक्स पे करें जो कि लिमिट में हो और कंज्यूमर की जेब पर जिसका बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। तो मैं समझता हूं कि अबेटमेंट को और इस टैक्स बेस को 25 से 30% को भी रैशनलाइज करना जरूरी है। रैशनलाइजेशन की जरूरत है। गौरव, आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा, क्या करना चाहिए? दिल्ली हाईकोर्ट का बस ये पॉइंट आउट करना कि ये मैकेनिज्म सही नहीं है, काफी नहीं होगा, क्या किए जाने की जरूरत है? गौरव, सारे टैक्सेस को, जो विभिन्न टैक्सेस हैं उनको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। एक टैक्स को आप अकेले नहीं देखें, आप ओवरऑल टोटलिटी में देखें। उसके बाद गवर्नमेंट हैज टू टेक अ कॉल और उसको रैशनलाइजेशन करके टैक्स की दरों को कम करना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से, बिकॉज एक चीज पे दो बारी टैक्स करना ठीक भी नहीं है और रेजिडेंशियल लोगों को मैंने जैसे उनको राहत भी मिलेगी। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। और एक बात जो साफ है कि सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है और टैक्सों को कहीं ना कहीं एक रैशनलाइजेशन की जरूरत है। और ये जाते जाते आपको बता दें, CNN न्यूज 18 पेश कर रहा है 10वां इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, और अब से चंद घंटों के बाद इंडियन ऑफ द ईयर का ऐलान होगा। पिछले साल देश में अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली शख्सियतों और संस्थाओं को ये सम्मान दिया गया था और इस साल भी दिया जा रहा है। CNN न्यूज 18 पर देखिए इसका सीधा प्रसारण आज शाम 7 बजे से।